हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 की। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वी बोर्ड मास, हमने प्रायोरिटी चेक की थी। आज हम पढ़ेंगे उसी का जो मिसलेनियस वाला पार्ट बताया था, जिसमें आपको फ्रैक्शंस दी थी, जो बताया था कि मिसलेनियस में आपको कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन दी जाती हैं। तो आज हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे फ्रैक्शन पे, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से, उससे कनेक्ट करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रैक्शन है क्या, एक्चुअली में भिन्न है क्या, वो बताया जा रहा है। भिन्न हम किसको कहेंगे, क्या बनाया गया ऐसा कि इसे भिन्न बोल दिया गया, कैसे पार्ट में डिवीज़न होता है, ये आज सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल की। एक मान लीजिए सेब है, उसको हमें 4 डिफरेंट इक्वल एंड डिफरेंट पार्ट में बांटना है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेब है हमारे पास, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया और हमें 4 बच्चों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज हमारे पास 4 बच्चे हैं ABCD, ठीक है, तो ABCD को हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देने हैं पार्ट। फ्रैक्शन का जो हमने 4 पार्ट डिवाइड किए एक सेब को, उसमें हमें सबका एक एक पार्ट देना है। तो मान लीजिए एक इनको मिल गया, ए को, सिमिलरली B को भी एक पार्ट मिल गया जो हमने 4 कट किए हैं, सिमिलरली C को भी एक पार्ट मिला और लास्ट वाला D पार्ट को भी एक मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, A को कितना पार्ट मिला, तो उससे बनाया गया एक फ्रैक्शन। मान लीजिए ये हमारे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि A को पार्ट मिला है 1 का, लेकिन टुकड़े कितने हैं हमारे पास, 4 टुकड़े हैं। तो हम क्या कह देंगे कि A जो है उसको 1 पार्ट मिला 4 का, मतलब 1/4। सिमिलरली B को कितना मिला, 1 मिला किसका, 1 2 3 4 का 1 पार्ट मिला। तो हमने क्या कह दिया, 1/4 किसको मिला, B को। सिमिलरली C को मिला और D को मिला। तो हमने ये फ्रैक्शन बना ली कि मतलब जो भिन्न है कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपना। 4 थे, एक एक पार्ट सबको दे दिया, तो वो कितना पार्ट उसको मिला। कहने का मतलब ये है 1/4 रिप्रेजेंट क्या करता है, 1/4 ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मैं एक पार्ट ऊपर न्यूमरेटर है वो 4 का एक भाग है। मतलब एक क्या है यहाँ पे, 4 का एक पार्ट है जो उसे मिला हुआ है, जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे फ्रैक्शन बोल दिए। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो इनको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहली हमारे पास हो गई सिंपल फ्रैक्शन, देन हमारे पास हो गई, हमने देखिए हाइलाइट्स भी बना ली है, डेसिमल और कॉन्टिन्यूस। तो ये आज आपकी हाईलाइट रहेंगी, पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं। फ्रैक्शन की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं हाईलाइट की। तो हाईलाइट जो मेन हमारी रहेंगी आज, वो रहेंगी ये फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन और फ्रैक्शन कंपैरिजन। मतलब फ्रैक्शन कंपैरिजन का मतलब ये है कि जैसे आपको बहुत सारी सीरीज़ दे दी है, मतलब आपके पास फ्रैक्शन है बहुत सारी, 2-3 फ्रैक्शन है, उसमें आपसे कह दिए कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बताइए, लार्जेस्ट वैल्यू बताइए या स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, तो उसको हम कंपेयर करके इजीली कर पाएंगे। तो आज उस टॉपिक की बात करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप कंपेयर करके बताइए कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है क्वेश्चन में, उसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है और सेकंड लार्जेस्ट। ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने बहुत बनते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, जो हमें नंबर जो हम आसानी से गेन कर सकते हैं आज का अगर हम सेशन वो पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो बात की जाए, फ्रैक्शन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल, डेसिमल और कॉन्टिन्यूस। तो सिंपल फ्रैक्शन, एंड सेकेंड है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, और लास्ट है आपका कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन। पहले तो आप समझ लीजिए ये तीनों हैं क्या। सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब वो नॉर्मल एक भिन्न है, बस इतना समझ लीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव वाली भिन्न है, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाता है कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस का फ्रैक्शन कह सकते हैं लंगड़ा भिन्न या फिर लगातार भिन्न। जैसे आपको मिसलेनियस वाले क्वेश्चन में बताया था, जैसे 1 + 1/1 + 1/2, ऐसे आपकी एक सीरीज़ बन रही थी, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का पार्ट है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, डेसिमल और कॉन्टिन्यूस। आज हम बात करेंगे हमारे सिंप्लीफिकेशन पार्ट। ये मत समझिए कि फ्रैक्शन बोल दिया मतलब P/Q एक फॉर्म है, वही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, आप अभी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, यार ये भी होता है फ्रैक्शन में। तो आज देखते हैं हमारा सिंपल फ्रैक्शन का पार्ट। तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न मतलब क्या, ऐसी कोई भिन्न
जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। मतलब p बाई क्यू, यहाँ पे p क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, अंश और हर है। ठीक है, तो p और q को साधारण भिन्न के फॉर्म में लिख दिया गया। मतलब p बाई क्यू जो आपकी भिन्न है वो एक सिंपल है। या तो यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है कि p बड़ा होगा आपका q से, या तो q p से, दोनों कंडीशन हो सकती है। मतलब अभी ये साधारण, इसके बारे में कुछ नहीं गया, लेकिन सिंपल को और ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया गया। मतलब सिंपल में भी और सारी बनाई गई फ्रैक्शन। जैसे आपके पास कौन कौन सी, इम्प्रॉपर हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं कि ये केसेस जो हैं वो कहाँ से निकल के आए। तो ये जो केसेस बनाए गए साधारण भिन्न से इम्प्रॉपर और प्रॉपर में, उनकी बात कर लेते हैं। जब भी हमारा p बड़ा होगा q से, मतलब p बाई क्यू एक फॉर्म है, p हमारा बड़ा है q से, तो मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर आएगी 1 से। अब कहेंगे ये क्या है, ये क्या लिख दिया। तो मैं कहूँगा कि आपका न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी आपकी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4/3। अब यहाँ पे आप बताइए p बड़ा है या q बड़ा है। तो मैंने इस केस में कहा कि आपका q से बड़ा p होगा, मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो इस केस में जब भी आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए किसी भी फ्रैक्शन की, तो वो हमारे पास हो जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन शॉर्ट, कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास है, उसकी अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि q की वैल्यू जो है वो छोटी है p से, मतलब सॉरी दोनों केसेस में मैंने एक ही चीज़ लिख दी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ p आपका, हाँ ये सही है, p आपका छोटा है q से, मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ऐसे केस में अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यही वाला ले लिया 3/4, तो क्या इसकी वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा आ सकती है, नहीं आ सकती। क्योंकि क्या, अगर आप 3 को भाग करेंगे 4 से तो क्या आपका 1 से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगी वैल्यू। तो ऐसे केसेस में मैंने ऐसे भिन्नों को क्या बोल दिया, ऐसे भिन्नों को बोल दिया प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनकी वैल्यू 1 से कम है। तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, पूर्ण भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक पार्ट सिंपल फ्रैक्शन में और निकल के आया, जो किससे निकल के आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अभी हम अगर इसको सॉल्व करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं। सपोज जैसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले ली, थर्ड पार्ट है आपका सिंपल का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले ली मैंने, जैसे 4/3। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है फ्रैक्शन की, 1 से ज़्यादा है, तो मैंने इसको बोल दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इससे मिलके एक फ्रैक्शन और बनी, कौन सी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/3, यही तो लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया, मैंने इसको क्या बोल दिया, जो भी इम्प्रॉपर से टूट के बने पार्ट्स, उनको मैंने जोड़ने पे जो एक मिक्स फ्रैक्शन बना ली, वो कहाँ से बनी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, मतलब कौन सा, 1 सही 1/3, ये आपकी क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे सिंपल में और हमारे दो हैं, एक है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, एक होती है कंपाउंड फ्रैक्शन। तो ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन बाई चांस इन केस अगर आ जाती है तो आपको ध्यान रहेगा ये। तो सिंपल में 2 आपकी और हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आ जाती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 2 हमारे और फ्रैक्शंस हैं। एक है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसे हम जटिल भिन्न भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, और दूसरी है कंपाउंड। तो इनको कैसे रिकॉग्नाइज करें, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम, कैसे पता करें कि कौन सी कॉम्प्लेक्स है जटिल भिन्न है और कौन सी कंपाउंड युग्म भिन्न है। ठीक है, तो मान लिया मैंने कॉम्प्लेक्स, जब भी आपके पास जो आपको लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे वही होती हैं, मतलब ऑफ वाले केसेस। जैसे मान लीजिए 5/2 ऑफ 3/6 मान लिया, कोई भी मान लिया, तो ऐसी जो आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो हमारे पास कौन सी हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाती हैं। और कंपाउंड में भी आपको कल एक समझाया था केस, जब आपके पास कौन सी 2 फ्रैक्शन आ जाएं, दोनों डिवाइड हो जाएं, मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4/5 6/8। तो ये क्या है, 2 फ्रैक्शन है, आपस में उनको डिवाइड किया गया है। तो ऐसी फ्रैक्शन जब आपके पास आएंगी तो उनको क्या बोल देंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कुछ अपवाद हैं इसमें, लिमिटेशन है। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, क्या ड्रॉबैक हैं हमारी। कोई भी अगर आपकी एक भिन्न आ जाती है, फ्रैक्शन है,
तो उसमें ऐसी क्या कह सकते हैं लिमिटेशन क्या है उसकी, कि कौन सी कंडीशन में एक फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनकी बात कर लेते हैं आज। जो मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है हमारा कि यार जीरो क्यों नहीं आया नीचे, ऊपर जीरो होगा तो क्या होगा, दोनों जगह जीरो हो गया तब क्या होगा। तो मैं आपको एक नॉर्मल उसकी बात बताता हूँ, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा आप लोग। पी बाई क्यू हमारे पास एक नॉर्मल फ्रैक्शन है, इसमें कभी भी जो आपका क्यू है वो हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी संख्या ले लेते हैं उसको जीरो से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो हमारे सामने कोई मीनिंगलेस चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। जब भी आपके पास कोई पी जीरो हो और नीचे क्यू हो, कोई भी आपके पास इंटीजर हो और ऊपर जीरो हो, तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। नीचे चाहे जो नंबर हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट की। लास्ट एक और आ जाता, जब आपके पास 0/0 वैल्यू आ जाए, तो 0/0 हमारे पास वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। हमेशा इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कंपैरिजन मेथड वाले स्पेशली, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करें हमारी फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी फ्रैक्शन है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करें, आज हम उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके न्यूमरेटर सेम हो किसी केसेस में, या मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम हो किसी केसेस में, तो उस केस में आपको अप्रोच क्या लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट केस है जब आपके पास क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर क्या हो, ये सेम हो, और आपका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो, ठीक है, और न्यूमरेटर सेम हो। तो ऐसे केसेस में क्या अप्रोच लगानी चाहिए, कैसे हम जल्दी से बता दें कि आखिर कौन सा आंसर होगा, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, कौन सा लार्जेस्ट होगा नंबर, वो कैसे फाइंड करें। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जब आपका न्यूमरेटर सेम है 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, तो हम कैसे इजीली रिकॉग्नाइज करें कि आखिर कौन सा नंबर हमारे पास लार्जेस्ट है, कौन सा हमारे पास नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो ऐसे केसेस में क्या अप्रोच लगाएं, जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होगा तब आपका न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से हमें देखना ही नहीं है, मुझे देखना है डिनोमिनेटर में। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू एक्सीड करेगी वैसे वैसे हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल ले लिया 1/2, तो 1/2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.5। हमारे यहाँ क्या है, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। अभी मैंने इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लिया 1/3। अब क्या ये थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस नहीं से शो कर रहा है, मतलब आपका न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो गया। तो इसमें वैल्यू क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर पहले 2 था अब 3 हो गया, तो वैल्यू आपकी क्या हुई, घट गई। मतलब कि जब भी आप डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं और आपका न्यूमरेटर सेम रहता है, तब आपकी जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम होती चली जाती है। मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर ये स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर एक्सीड करेगा वैसे वैसे आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, घट जाएगी। आपको एग्जांपल भी बता दिया कि देखिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर कम था तो वैल्यू ज़्यादा आई, डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है तो आपकी वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। सेम अप्रोच हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, मतलब कि जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है, जो आपके पास सीरीज गिवन है, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करेंगे हम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की, इसी पे बेस्ड। जब आपके पास न्यूमरेटर डिफरेंट हो, मतलब अंश आपका क्या हो, डिफरेंट हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, इसमें क्या अप्रोच लगाएं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या पढ़ा, आपके पास न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, बट इन दिस केस हमें इसमें क्या करना है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, आपके पास नीचे वैल्यू 5 है, क्या करना है आपको देखना है, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं हम, डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है बट न्यूमरेटर आपको डिफरेंट रखना है, ठीक है। 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको
डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट करना है, मतलब इनसे हमारा मतलब ही नहीं है, इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये बढ़ रहा है, क्या न्यूमरेटर चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर सेम है, मान लीजिए 1 ही है मान लिया हमने, तो अब देखिए क्या डिनोमिनेटर कोई इफेक्ट डाल सकता है इस पर? नहीं डाल सकता है। क्यों नहीं डाल सकता है? क्योंकि यार ये तो सेम चीज़ से डिवाइड हो रहा है ना, इससे हमें क्या मतलब, हमें तो न्यूमरेटर बढ़ा तो संख्या बढ़ी, हमारे फ्रैक्शन बढ़ा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 4/2 और 5/2, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन मुझे डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं है यहाँ पे, मुझे क्या मतलब है न्यूमरेटर से, जितना ज़्यादा न्यूमरेटर उतना बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने पे 2, यहाँ पे 2.5, तो इफेक्ट क्या पड़ा, जैसे जैसे मेरा न्यूमरेटर बढ़ा वैसे वैसे मेरी फ्रैक्शन क्या हुई, इंक्रीज हुई, उसकी जो वैल्यू हुई इंक्रीज हुई। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं क्या? अगर मेरे पास सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो मैं इनको नेग्लेक्ट कर दूंगा, इनसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है न्यूमरेटर से। मतलब आपकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन हो जाएगी? 9 बड़ा। यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? 6 बड़ा, 7 बड़ा, 8 बड़ा या 9 बड़ा? 9 बड़ा है मेरा, तो मैं क्या कहूँगा 9 बड़ा है, देन 8 बड़ा है, फिर 7, फिर 6, तो ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी लार्जेस्ट, और ऐसे बीच में जैसे आप क्रम लगाते हैं वैसे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कुछ, ये तो था नॉर्मल सा, ये मतलब आपको बेसिक बताने के लिए था ताकि अगर आपके पास ऐसे सडनली क्वेश्चन आ जाते हैं तब आपको कंपेयर बड़े मेथड नहीं लगाने, शॉर्ट में बता देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो आज हमने हाईलाइट्स ली हैं उनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने हाईलाइट्स क्या लिए हैं आज की वो समझते हैं। कंपैरिजन करना है डिफरेंट मेथड से, मतलब आपको कंपेयर करके निकालना है कि आखिर कौन सी हमारे पास वैल्यू बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला मेथड है वो कंपेयर मेथड है। अब कंपेयर मेथड क्या होता है? कंपेयर मेथड आज आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ईजी भी मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। जब कोई अप्रोच नहीं लगती तब हम कंपेयर मेथड लगाते हैं, तो कह सकते हैं ये सबका बाप है। ठीक है, कंपेयर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई अप्रोच नहीं लगती है तब हमारी कौन सी अप्रोच लगती है? कंपेयर मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेयर मेथड है क्या। जैसे हमें पता करना है 4/9 और 7/8, इसमें बड़ा कौन है मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक मैथ का कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता करना है कि खाली इसमें बड़ा कौन है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? कंपेयर मेथड। कंपेयर मेथड होता क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। मैं एक डेमो देता हूँ इसका कि क्या करना है आपको कंपेयर मेथड में। जैसे आपके पास 2 फ्रैक्शन हैं, a/b और एक आपकी c/d। ठीक है, तो मैं इसमें कैसे कंपेयर करूँ कि a/b बड़ा है या c/d बड़ा है, मतलब फर्स्ट वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी है या सेकंड वाली फ्रैक्शन। तो मैं क्या करूँगा? कंपेयर मेथड लगाऊंगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली अप्रोच लगाऊंगा। कहने का मतलब ये क्या है, इसका न्यूमरेटर इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे, AD और BC, बस इतना करना है। अब आपको चेक कर लेना है कि AD बड़ा है या BC बड़ा है। तो फर्स्ट केस जब आपका क्या AD बड़ा हो सकता है, मे बी ये आपका फर्स्ट केस है, जब आपका क्या AD बड़ा हो सकता है, तो जब AD बड़ा होगा तो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ी होगी। सिमिलरली सेकंड केस, जब आपका क्या हो सकता है, BC बड़ा हो सकता है, मतलब इधर वाला पोर्शन। तो जब BC बड़ा होगा तब आपका CD वाला जो पार्ट है, मतलब CD वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 6th-7th की बुक्स में आपने एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये इतना बेसिक मत समझिए, ये हर जगह काम आता है। जब आपकी सारी अप्रोच खत्म हो जाती है तब ये वाला मेथड, कंपेयर मेथड, एकदम आपको काम आता है। ठीक है, तो मैं ये इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यही वाला जो मैंने अभी आपको दिया कि 4/9 और 7/8 में आखिर बड़ा कौन है। तो मैं क्या करूँगा? कंपेयर मेथड लगा दूंगा। तो मुझे पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 चक्कू 32, 9 सत्ती 63। अब इतना तो आप सब जानते हैं कि 32 में और 63 में बड़ा कौन है, तो मुझे पता है कि 63 बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा कि 63 बड़ा है इन दोनों कंपेरिजन। अब देखिए ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू है, सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू, तो मैं क्या कहूँगा? सेकंड वाली बड़ी है। तो मैं क्या कहूँगा? डायरेक्ट कौन से बड़ी है मेरी वैल्यू? 7/8 आपकी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये था हमारा कंपेरिजन मेथड। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सपोज मेरे पास 4 फ्रैक्शन गिवन है, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर मेथड को लगाना। ठीक है, इसमें हमें अप्लाई कैसे करना है? सपोज हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो मुझसे पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए और लार्जेस्ट वैल्यू बताइए। तो ऐसे केसेस में क्या करें, कौन सी अप्रोच लगाएं? तो मैं कहूँगा अगर आपको कुछ नहीं पता है अभी तो कंपेयर मेथड लगाइए, बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जल्दी से। जैसे आपके पास 4/7
और 5/13 एंड देन 7/8 और सेकंड लास्ट 3/5 और 11/13। जबकि आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस आ जाएं तब आपको क्या अप्रोच लगानी है वो मैं बताऊंगा कि मतलब आपको करना क्या है, कैसे इसमें कंपेयर मेथड को अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 ले लूंगा। जैसे मुझे पता करना है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू बताइए, लार्जेस्ट कौन सा फ्रैक्शन है इसमें वो बताइए। तो मैं लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, मैं लूंगा शुरू के 2 फ्रैक्शन को उठा लूंगा। तो मुझे पता है क्या होता है, 13 चक्कू 52 और 7×5 35। मतलब सपोज आप क्रिकेट देखते हैं, उसी से समझ लेते हैं। ये है अफगानिस्तान, ये है यूएई, ठीक है, ये है अफगानिस्तान, ये है यूएई, ठीक है। 13 चक्कू 52 और 7×5 35। तो मुझे पता है भैया अफगानिस्तान भैया आगे जाता है यूएई से, तो क्या कहूँगा, अफगानिस्तान तो बाजी जीत गया। 13 चक्कू 52 7×5 35, ये 35 हो रहा है इधर वाला पार्ट, और 13 चक्कू 52 उधर, मतलब अफगानिस्तान जीत गया। तो मतलब अभी इसमें ये जीत चुका है, ये दोनों में ये जीत चुका है, तो मतलब ये हार चुका है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। अब जाओ भैया तुम वर्ल्ड कप से बाहर, अब तुम्हें नॉकआउट मैच चल रहा है, हटो यहाँ से। अब देखिए अफगानिस्तान से बांग्लादेश लड़ गया, इंडिया कर लो इसे, बातें खत्म। ऑस्ट्रेलिया है और ये कोई पाकिस्तान मान लो, ठीक है। अब मैंने कंपेयर कराया, अफगानिस्तान को इंडिया से मैच करा दिया, क्योंकि ये तो हट चुका है, क्योंकि ये तो इसी से हार गया। अब मुझे पता है कि जब हार ही गया तो इसका मतलब क्या है, ये नॉकआउट हो गया, नॉकआउट मैच चल रहा है, तो हटे यहाँ से। 4/7 और 7/8, इसमें मुझे कंपेयर कराना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है आखिर। तो 8 चक्कू 32 और 7×7 49। तो मुझे पता चल गया 7×7 49, मतलब 49 ये वैल्यू कंसिस्ट कर रहा है अपने साथ, और 8 चक्कू 32 ये वाला, ये इन दोनों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड की। तो 32 ये लाया है, 49 ये रन बनाया, तो इंडिया जीत गया अफगानिस्तान से, ठीक है। तो अफगानिस्तान तुम भी हटो, इंडिया जीत रहा है भाई, ठीक है। अब मैंने कंपेयर कराना स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया से, मुझे पता है ये दोनों हार चुके हैं, नॉकआउट मैच चल रहा है, हटो तुम साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है। तो 7/8 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो 7/7 35, 8×3 24, फिर ये जीत गया, 35 रन बनाया, ऑस्ट्रेलिया 24 बना पाया, ठीक है। तो मैंने कंपेयर कर लिया जल्दी से, 8×3 24 ये और 7×5 35 ये, फिर इन दोनों में कंपेयर कराया तो कौन बड़ा हो गया, ये फिर से बड़ा, ये हार गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है। अब लास्ट बात आई पाकिस्तान पे, फाइनल मैच चल रहा है, 13×7 91 और 11×8 88, 3 रन से जीत गया है। देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंडिया और पाकिस्तान देखिएगा, 13×7 91 और 8×8 88, तो 88 ये फ्रैक्शन कंसिस्ट किया अपने साथ, और 91 ये। कंपेयर मेथड लगा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो 13×7 91 ये नंबर लाया, और कितना 11×8 88 ये लाया, तो 3 अंक से कौन जीत गया, 3 रन से कौन जीत गया, इंडिया जीत गया। हमारा फाइनल कौन है, ये। मतलब अब जितनी भी वैल्यू जो कट चुकी हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, लार्जेस्ट वैल्यू हमने निकाल ली थी, हमें कंपेयर कर ली सबसे, तो हमारा सबसे बड़ा कौन वैल्यू आ गई, इंडिया जीत गया। मतलब 7/8 जो वैल्यू है हमारी, वो सारे फ्रैक्शन से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मेरा। हाँ, जैसे अभी बात कर लेते हैं इसकी, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड कंपेयर मेथड पे। 4/7, 8/15, 12/23 और 16/31 और 20/39। तो मुझे इसमें पता करना है स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे फिसड्डी टीम कौन सी है, ठीक है। मुझे पता करना है, मैंने मैच कराए और मुझे पता करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट रन कौन बना पाया है, कौन सबसे कमजोर टीम है। मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको इन शॉर्ट पता करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पता करना है कि कौन सा है। तो मैंने कंपेयर कराना स्टार्ट किया। पहले हम क्या करते थे, जब हमें लार्जेस्ट पता करना होता था तो हम फ्रैक्शन को क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती थी उसको रख लेते थे। बट इन दिस केस हमें इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपने साथ लेके चलना है कि सबसे आखिर स्मॉल कौन है। तो मैं लड़ाई करवा देता हूँ। 15 चक्कू 60, 8×7 56, कौन जीत गया, ये जीत गया। इनको हटाओ कि भैया तुम तेज हो, तुम हटो यहाँ से, यहाँ कमज़ोर लोगों की स्टडी चल रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो कमज़ोर है उसको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो ये तो ये तो बड़ा है, इसको हम वैल्यू लेंगे नहीं, ये स्मॉल है, इसको हम अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमें क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने साथ लेके चलनी। तो ये हट गए। अब इन दोनों की बारी है। 15 × 12 किया मेरे, कितना आ गया, 180 के आसपास, 180 आया, ठीक है। और फिर मैंने इसको देखा, कितना है ये वैल्यू, 8×3 24 और 8×2 16, 184। तो अब देखिए इन दोनों में कौन जीत गया, ये जीत गया। तो जो जीत रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि यहाँ पे तेज लोगों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कमज़ोर लोगों की स्टडी चल रही है, ठीक है।
तो 8/15 तेज हैं, इनको भी हटा दिया हमने। बचा कौन? 12/13, 16/31, 20/39। तो इसमें पता करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। ये तो निकल चुके हैं, तो बड़े हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, इनको हटा दीजिए। तो 12 × 30 कितना आ जाएगी वैल्यू? लगभग नियर अबाउट 36, 12 × 36, 360 और 372 के आसपास ये वैल्यू आएगी कुछ। और ये कितनी आएगी? 16 दूनी 32, 320 और 48, 368। फिर कौन हो गया? ये 368 आई, 372 वैल्यू आई। तो कहने का मतलब ये कौन सा है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो जब हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो लार्जेस्ट को हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, हमें लार्जेस्ट तो पता नहीं करनी है, हमें स्मॉलेस्ट पता करनी है। तो मैं क्या कहूँगा? 372, तुम भी जाओ, हटो। अब बात आती है इन दोनों पे कि इन दोनों में आखिर वैल्यू स्मॉलेस्ट है कौन। तो मुझे पता है कि जितनी भी लार्जेस्ट थी उनको मैं हटा चुका हूँ, अब केवल 2 में बारी आई है। तो मैं क्या करूँगा? इसको मल्टीप्लाई करके देख लूँगा। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? नियर अबाउट 631 के आसपास कुछ, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी 440, हाँ कितनी आ जाएगी? 39 को मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 18 23 9 3 4 9 3 12, ये 500 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो मैं क्या कहूँगा? इन दोनों में बड़ा कौन है? सॉरी, बड़ा कौन है? ये तो बड़े वाले को तो लेना नहीं है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? 631 वाले को स्किप कर दूंगा क्योंकि ये क्या है? ये तो बड़ा है, तो मैंने इसको हटा दिया। 16/31 जो आपकी वैल्यू आई वो आपका क्या आई? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप ऐसे कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेथड लेंदी है बट ये सारी चीज़ों के लिए अप्लाई हो जाता है। थोड़ा सा लेंदी इसलिए है क्योंकि हमें सारी चीज़ें कंपेयर करानी पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई गई हैं, जैसे हमारा LCM वाला मैथड है, डिफरेंस वाला मैथड है, सेंस वाला मैथड है, ठीक है। तो उससे करेंगे हम चीज़ें ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ अगला। कंपेयर मेथड तो मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जिसको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है कि क्या डाउट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे कंपेयर मेथड हो गया। अब ये 3 मैं एक साथ ले ले रहा हूँ क्योंकि ये तीनों एक ही दूसरे के वो हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐड हो रहा है कहीं पे कुछ, कहीं पे माइनस, कहीं के एक का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे सिमिलर डिफरेंस आ रहा है, तो ये चीज़ें एक साथ हैं LCM वाली। तो मैं इनके क्वेश्चन एक में मर्ज करके कराऊंगा, ठीक है। आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, सिमिलर डिफरेंस वाला ले लेता हूँ। जैसे हाँ, सिमिलर डिफरेंस वाला एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 4/5, 7/8 और ले लेता हूँ 9/10, 11/12। तो मैं इसमें कैसे कंपेयर करूं? इजीली कैसे करूं? मुझे नहीं लगाना कंपेयर मेथड, मुझे लेंदी लग रहा है वो, तो मैं नहीं लगाऊंगा वो। इसमें बताइए कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप इजीली ये जो फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं कर सकते हैं। तो मुझे पता है 4 5 7 8 9 10 11 12 यार पास में वैल्यूज आ रही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच। तो मैं देखूंगा क्या एक का डिफरेंस है इनमें, इनमें भी एक का डिफरेंस है, इनमें भी एक का डिफरेंस, और सिमिलरली इनमें भी एक का डिफरेंस। जब भी आपको ऐसी चीज़ें दिखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत पास में है, मतलब एक का डिफरेंस है या फिर सिमिलर डिफरेंस है। मान लीजिए सिमिलर डिफरेंस इन द सेंस कि 4 6 होता, मान लीजिए 7 9 होता, 9 11 होता, 2 का डिफरेंस, तो सब में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये सिमिलर डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब भी आपके पास सिमिलर डिफरेंस वाली चीज़ें आ जाएं तब आपको आंख बंद करके न्यूमरेटर पे केवल भरोसा रखना है, डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट करना है। ऐसे केसेस में जब आपके पास सिमिलर डिफरेंस हो जाए तो क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट और न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। मैं कहूँगा कि जब सेम डिफरेंट है आपके पास तब आप न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए। आप कहेंगे बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, अरे आगे बढ़ो ना। अरे भैया पता है मुझे कि आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे साथ सभी प्रकार के लोग जुड़े हैं। कुछ लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट बहुत तेज हैं और कुछ लोग क्या कहें उनको बार बार चीज़ें समझानी पड़ती हैं, इसलिए मैं थोड़ा लेट करता हूँ चीज़ें। मैं वैसे भी बहुत फास्ट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये इतना छोटा नहीं है फ्रैक्शन की आप एक दिन में सीख जाओगे। फ्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ठीक है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए इसमें, जब भी आपके पास सिमिलर डिफरेंस हो तब न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए। तो न्यूमरेटर बड़ा कौन है सबसे? ये, तो मैं कह दूंगा ये लार्जेस्ट वैल्यू है, देन ये सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। तो मैं क्या कह दूंगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास ये वाला है, देन ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। मैं ले लेता हूं अगला क्वेश्चन।
हाँ, एक और यहाँ पे अप्रोच है आपकी, वो मैं बता दूँ जल्दी से, कि जब भी आपके पास कुछ ऐसे फ्रैक्शंस गिवन हो, 2/7, 4/15, 6/23, कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें हमारा तराजू कॉन्सेप्ट लगता है। अब कहें तराजू कॉन्सेप्ट क्या होता है? तराजू कॉन्सेप्ट सेंस वाला एक मेथड होता है। मान लीजिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज मैं कह देता हूँ कि 1/2 वैल्यू है जिसकी वैल्यू आ जाती है 0.5, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि अगर इसका डिनोमिनेटर बढ़ा दें तो क्या वैल्यू होगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर मैं 1/3 लिख लेता हूँ तो 0.33 हो जाएगी वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका जो फ्रैक्शन है उसमें कमी आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर अगर आप क्या करें, आपका न्यूमरेटर बढ़ा दें तो क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कोई आपके पास फ्रैक्शन है x/y, तो आप x में अगर चीज़ें बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होगा? इंक्रीमेंट आएगा। सिमिलरली अगर आप y में कुछ बढ़ा रहे हैं, y में बढ़ा रहे हैं तो आपका जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो घट जाती है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आ गया, मान लीजिए x+2, ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं। जैसे आपके पास 4/5 है, ठीक है, आपने ऊपर बढ़ाया 2 ही, नीचे बढ़ा दी 6 वैल्यू, तो आपने क्या यहाँ पे अनबैलेंस कर दी चीज़ें। मतलब ऊपर तो आपने कम बढ़ाया और नीचे ज़्यादा बढ़ा दी। तो मैंने कहा है जब भी आप नीचे डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तब क्या होता है हमारे पास, जब भी आप डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो घट जाती है। आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे भी बताया, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ा और घट गई। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू एक्सीड कर रहे हैं। आपको दोनों चीज़ें देखनी है ना, कि आखिर बैलेंस रखनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? न्यूमरेटर को तो कम बढ़ाया लेकिन डिनोमिनेटर को ज़्यादा बढ़ा दिया। तो मैं कहूँगा आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए 4+6 कर देता और 5+2 करता, अब क्या है? अब क्या है? आपने न्यूमरेटर में ज़्यादा चीज़ बढ़ाई, मतलब ज़्यादा नंबर ऐड किए हैं, तो आपका जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ओवरऑल इफेक्ट पे है, जो हमारा सेंस उसमें काम आता है, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। मैंने देखा कि यार मैं कंपेयर मेथड से नहीं करूँगा, मुझे लेंदी लगता है। हालांकि वो यूज़ सब में हो जाता है लेकिन लेंदी लगता है। तो मैंने क्या किया, देखा यार 2 से 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, तो मुझे दिखा यार कुछ इक्वल सम हो रहा है इसमें। तो मैंने देखा +2 और यहाँ पे देखा 8 7 15, 15 8 23। तो मुझे देखा यार, मैंने देखा कि अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि जब भी आप डिनोमिनेटर में ज़्यादा बढ़ा रहे हैं चीज़ें और न्यूमरेटर में कम बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ रहा है चीज़ों पे वो जो आपका फ्रैक्शन है वो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? क्योंकि जो न्यूमरेटर आप यार बढ़ा रहे हो, तो न्यूमरेटर जब भी बढ़ाते हो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया 1/2, 1/3, ठीक है। तो जब आपका न्यूमरेटर कम था वैल्यू ज़्यादा आई, जब आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ गया तब आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हुई? कम हो गई। सेम अप्रोच यहाँ पे लगानी है। आपको क्या करना है, आपको पता है कि बढ़ तो यार न्यूमरेटर भी रहा है लेकिन डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ये वैल्यू जो है आपकी बड़ी होगी इससे, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट इस पर क्या हुआ? +8 बढ़ गया। +8 बढ़ने से क्या हुआ, जो ओवरऑल फ्रैक्शन पे जो रिजल्ट आया वो हमारा कम हो गया, मतलब आपकी वैल्यू घट गई। तो मैं कहूँगा आपकी लार्जेस्ट ये फर्स्ट, देन सेकेंड ये, और फिर थर्ड ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है, ठीक है। बात समझ में आई? ये तो यार बेसिक सी चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए। यार मुझे पता है कि यार आप डिनोमिनेटर ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो आपकी फ्रैक्शन घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आप अगर ओवरऑल इफेक्ट पर देखते हैं, जैसे आपको तराजू कॉन्सेप्ट बताया, तराजू कॉन्सेप्ट का मतलब ये है x/y है। जैसे फिर से बता देता हूँ मैं, तो तराजू कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको बढ़ाना है तो सेम बढ़ाओ, ये अनबैलेंस चीज़ें ना रखो। अनबैलेंस रखोगे मैं बिगड़ जाऊँगा। अनबैलेंस चीज़ें रखोगे मतलब ये है आपने ऊपर तो 1 ऐड किया और नीचे 3 ऐड कर दिया, तो पार्शियलिटी हो गई यार इसके साथ, अनबैलेंस हो गई चीज़ें। या तो +2 बढ़ाओ तब भी मैं बैलेंस रहूँगा, मुझे में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने अनबैलेंस चीज़ें कर दी, नीचे ज़्यादा बढ़ा दिया, ऊपर क्या किया, कम बढ़ाया, तो इस पर जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बिहाफ पर पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन की, आप उसका आंसर दीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इसी पे बेस्ड, 4/7, 8/15, 12/23, 16/31 और 20/39। मैंने देखा यार 4 है, 8 है, 12 है,
तो मुझे दिख रहा है 4 का मल्टीपल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 4 का मल्टीपल इन द सेंस 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। 4 का मल्टीपल मतलब +4 ऐड हो रहा है, तो +4 और +4 ऐड हो रहा है। सिमिलरली मैंने नीचे देखा कि यार सिमिलर कुछ ऐड हो रहा है, सिमिलर जैसा कुछ ऐड हो रहा है, जैसे 8 7 15, 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39। अगर आपको कंपेयर वाले मेथड से बचना है तो ये देखनी पड़ेंगी चीज़ें। कैसे देखेंगे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको जहाँ कहीं पे डाउट होता है आप फिर से रिमाइंड करके वीडियो देखिए या कुछ भी करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जितना टाइम वेस्ट कर देते हो ना कि यार मुझे मैथ नहीं आती, यार ये बहुत टिपिकल चीज़ होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल नहीं समझ, यार टाइम दो। जितना टाइम रोने में लगा देते हो ना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, उतने टाइम में आपका एक कॉन्सेप्ट जा रहा है। ये वाली अप्रोच लगाइए, सोचिए थोड़ा, इस पर वर्क कीजिए, इस पर, तभी आप कर पाएंगे चीज़ें। तो मैंने देखा +8 नीचे हो रहा है, +8 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है। तो मैंने अब एक तराजू कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे क्या बताया? मैंने बताया कि आप पार्शियलिटी कर रहे हैं इसमें, तो सर ऊपर न्यूमरेटर में 4 ही बढ़ा रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं? +4 बढ़ा। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज़ होती चली जाएगी कहने का मतलब यहाँ पे बड़ी वैल्यू रही होगी, बड़ी रही होगी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम। तो कहने का मतलब लार्जेस्ट ये वैल्यू हो गई पहली वाली, फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, और लास्ट में बिल्कुल कम। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब तराजू इफेक्ट ये कहता है कि यार बढ़ाओ तो इक्वल रखो डिस्ट्रीब्यूशन, वरना क्या करो कि अगर ऊपर ज़्यादा बढ़ाओगे नीचे कम बढ़ाओगे तो मैं बढ़ जाऊँगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। और नीचे ज़्यादा बढ़ाओगे ऊपर कम बढ़ाओगे तो मैं घटता चला जाऊंगा। ये था हमारा फ्रैक्शन की कुछ बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक शानदार मेथड। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है, एलसीएम वाला डिफरेंस। हाँ, एलसीएम वाला तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर सीख गए चीज़ें तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे फ्रैक्शन वाली चीज़ें। तो मैं एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। एलसीएम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, हमारे जो एलसीएम वाला है। तो इसका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है जैसे मेरे पास, हाँ एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 4/5 और 6/8, 3/7, 1/2 कंपेयर करना है। सर बताइए सबसे लार्जेस्ट कौन है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, थर्ड लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है। सारे अप्रोच इससे क्लियर हो जाएंगे आपके। एलसीएम वाला मेथड एकदम MVP बना दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है यार डिफरेंस। देखिए सर 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इक्वल डिफरेंस तो आया नहीं। इक्वल डिफरेंस वाला मेथड आपको बता दिया, जब भी आपके पास इक्वल डिफरेंस होगा तो आप केवल न्यूमरेटर पे ध्यान दोगे, डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर दोगे। मतलब न्यूमरेटर में जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू उतना बड़ा फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो सर डिफरेंट आ गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंस आ गया, डिफरेंट डिफरेंस आ गया। डिफरेंस वाला सुन लीजिएगा, डिफरेंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। मतलब एक जगह 1 ही है, 4 1 5 में 1, 6 2 8 में 2, 3 4 7 1 2। तो इसमें क्या करना, जो आपने डिफरेंस निकाले हैं, 1 2 4 और 1, इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना है। सबको पता है, बचपन से निकालते आ रहे हो यार लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं 4 को अलग लिख लूँगा, 4 को अलग लिख लूँगा और फिर क्या करूँगा, इसके न्यूमरेटर जो आपका पहला फ्रैक्शन है, ऐसे सारे फ्रैक्शन का आप ले लेना होगा। पहले तो आप पहले का ले लेते हैं, मतलब आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन उठाना है 4, तो इसका न्यूमरेटर चेक करना है, 4 है, और फिर न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है इससे जो आपने एलसीएम निकाला। कितना आया, 1 आया आपका एलसीएम, सॉरी डिवाइड करने में। तो जो 1 आया उसको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी, ये वाले कॉन्सेप्ट की, 6 2 8, हाँ ठीक, 3 4 7 4 2 8, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया 6 को, तो मेरे पास कितना आ गया, 2/3। तो जो 2/3 आया है उसको आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 × 2/3 कितनी आ जाएगी वैल्यू, 8 आ जाएगी। तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करके देखना है। फिर सिमिलरली इससे डिवाइड करके देखिए, सॉरी जो डिफरेंस है उससे देखिए,
गलती हो गई यहाँ पे कि आपको करना क्या है वो समझिए, 6 से होगा ही नहीं। करना क्या है आपको, पहले तो डिफरेंस निकालना है, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया जो अपने डिफरेंस लिए थे, 1 2 4 और 1। तो मुझे पता है यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस से मतलब है क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस और एलसीएम का केस है तो केवल डिफरेंस से मतलब रखिए। 1 2 4 1, तो मुझे पता है ये जो पहला डिफरेंस मैंने निकालना है इससे आपको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगी वैल्यू 4। अब ये जो 4 आया इसको आपको कहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें, ये जो न्यूमरेटर पहले फ्रैक्शन का। सिमिलरली इसमें कितना डिफरेंस था, 2 का, 2 से डिवाइड किया, आपका आंसर कितना आ गया 2। अब ये जो 2 आया इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इसमें कितना डिफरेंस आया था, 4 का, 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया आपका। तो ये जो 1 आया है इसको आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर में। सिमिलरली इसमें कितना डिफरेंस आया था, जो आपकी लास्ट वाली है इसमें 1 आया था तो इसको डिवाइड किया तो 1 आया बराबर 4, तो 4 से आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना। बस इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं, अब जाओ तुम घर बैठो जाके, ठीक है। क्या करना है, आपको जितना भी मल्टीप्लाई किया वो एक लीनियर फॉर्म में लिख लेना, मतलब 16 6 दूनी 12 3 एकम 3 और 4, बस यही आपका एक ऑर्डर हो गया। मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 16 फिर 12 फिर 4 फिर 3, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 16। फिर कौन बड़ा है, सेकंड आपके आ गया, सेकंड पोजीशन आ गई 12 की, थर्ड ये आ गई और फोर्थ ये आ गई। तो इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट निकाल सकते हो। तो ये था आपका एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं ले लेता हूँ 7/11 और 5/9 और ले लेता हूँ 9/10 11/15। तो इसमें क्या अप्रोच लगाएं, कैसे एलसीएम वाले मेथड से इजीली इसको कर लें। तो मुझे पता है यार डिफरेंस कितना है 4, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 4। तो मैंने अभी एलसीएम वाले मेथड में क्या बताया कि आपको जो डिफरेंस निकाले हैं उनका क्या लेना है, एलसीएम ले लेना। 4 4 1 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब ये जो एलसीएम आ गया, जो आपने डिफरेंस रिस्पेक्टिवली निकाले हैं उनसे उनको डिवाइड करना है एलसीएम को, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड किया 4 से, 1 आ गई वैल्यू। अब ये जो 1 आया इसको मल्टीप्लाई कहाँ कर देना है, इसके न्यूमरेटर में। सिमिलरली इसका देखा मैंने 4, फिर से 1 आ गई वैल्यू, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितना है डिफरेंस, 1 से डिवाइड किया 4 आ गई वैल्यू। अब ये जो 4 आया इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 1 फिर क्या किया मैंने, इसमें कितना था डिफरेंस 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके न्यूमरेटर में। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को कर देना है नेग्लेक्ट, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किससे है, न्यूमरेटर से। 7 एकम 7 5 9 चौक 36 और 11। अब क्या नहीं बता सकते आप इसमें बड़ी वैल्यू कौन है, छोटी वैल्यू कौन है। मुझे पता सबसे बड़ी 36 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर 5 है। तो आप इससे डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ पे रहेगी और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप जैसे पूछ ले इसमें सबसे लार्जेस्ट बताइए फ्रैक्शन कौन सी है, तो मुझे पता 36 वाला जो नंबर है वही वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, मतलब 9/10 आपकी सबसे बड़ी है। अभी पूछ ले सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट क्या दिख रहा है आपको, 11 किस पे आया था, 11/15 पे। मतलब आपकी जो फ्रैक्शन है सेकंड लार्जेस्ट वो 11/15। अभी आपसे पूछ ले सेकंड स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट इसमें कौन सी है 5 और सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी 7। सेकंड स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट ही तो होगी आपकी। देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट ये, सेकंड लार्जेस्ट ये और थर्ड लार्जेस्ट कौन सी 7। तो 7 वाला फ्रैक्शन कौन था 7/11। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है और जहाँ तक हो सके आप ये वाला मेथड अप्लाई कीजिएगा अगर हो पा रहे हैं, क्योंकि यार वो भी समझते हैं यार इतना लेंदी देंगे क्वेश्चन तो यार कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे बच्चे। तो आपको क्या करना है, जो ट्रिक्स बताई हैं इनके बिहाफ पे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, और समझना है कि आखिर ये ट्रिक क्या थी। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपने, ठीक है। थैंक यू।